नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। और आज का सेशन जो होगा, वो भूगोल विशेष होगा, यानी कि जियोग्राफी विशेष होगा। जियोग्राफी के प्रश्नों पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। फिर से वही बात कि जो बच्चा जो है या जो स्टूडेंट जो है पीसीएस और आदो की जो है तैयारी कर ले रहा है प्री का, वो अन्य किसी भी एग्जाम में हावी रहेगा सामान्य अध्ययन के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सबसे अधिक प्रोटीन जो है पाई जाती है किसमें? उड़द के दाने में, मटर के दाने में, अरहर के दाने में या सोयाबीन के दाने में। देखिए इसमें एक बात समझने वाली है कि मतलब अंडरस्टैंडिंग है कि जो ग्राम होगा वो फिक्स होगा, सबकी जो है ग्राम की मात्रा फिक्स है। उसके बाद ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि सेम अगर वजन है तो उसमें किसमें अधिक प्रोटीन पाई जाएगी, तो उत्तर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि सोयाबीन के दाने में जो है सबसे अधिक क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं इस बात को कि जो सोयाबीन है उसमें जो है 38 से 40% क्या है आपका? प्रोटीन है, ठीक है। 22% क्या है? 22% वसा है, 21% क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अच्छा, सोयाबीन की में जो अमीनो अम्ल की संरचना होती है, देखिए कोई भी प्रोटीन है उसमें जो है प्रोटीन का जो बिल्डिंग वो है मटेरियल है वो अमीनो अम्ल है, ठीक है। तो अमीनो अम्ल जो है वो क्या है? जो सोयाबीन का है वो पशुओं की संरचना से क्या है? समकक्ष यानी कि मिलता-जुलता है। अब ध्यान से समझिएगा, जो पशु होते हैं, ठीक है? यानी कि जो पशुओं में प्रोटीन पाया जाता है, उनकी क्वालिटी जो है दाल की क्वालिटी से क्या होती है? अच्छी होती है, ठीक है? अच्छी मानी गई है। पशुओं की मीट की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब विज्ञान के हिसाब से। तो इस अब सोयाबीन में जो है उसके समकक्ष पाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि कुछ हद तक जो है जो है मतलब कि जो प्रोटीन है इसमें अच्छी मात्रा में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है। अब ऑप्शन दिया हुआ है, ए 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 5 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। बासमती चावल आप लोग खाए होंगे, ठीक है। लंबे लंबे होते हैं, पतले पतले। तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम ऐसा है कि केवल जो है थोड़ा सा पढ़ने से नहीं होगा, थोड़ी डिटेल में जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो बासमती चावल है वह क्या है? लंबे चावल एवं का एक उत्कृष्ट किस्म है, ठीक है। यह अपने खास स्वाद और मोहक खुशबू के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। भारत के इस किस्म का सब भारत जो है इस किस्म का सबसे बड़ा उत्पादक है और क्या है? निर्यातक भी। मतलब कि सबसे बड़ा उत्पादक भी है और निर्यातक दोनों है। तो ये अपने खास स्वाद और मोहक खुशबू के लिए प्रसिद्ध है बासमती चावल। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे हम लोग आते हैं। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है, ठीक है। यदि मुद्रा का अवमूल्यन क्या है, पहले समझने वाली बात है कि इसकी खरीद खरीद की क्षमता जो है कम हो जाएगी। यानी कि जो सामान 5 रुपए में मिल रहा था, अब वो सामान 15 रुपए में मिलेगा, वो सामान 20 रुपए में मिलेगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है? देश में निर्यात एवं आयात एवं निर्यात को बढ़ाना, देश में आयात एवं निर्यात को घटाना, देश में निर्यात को बढ़ाना और आयात को घटाना, देश में आयात को बढ़ाना और निर्यात को घटाना, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा उसका? अब देखिए समझने वाली बात क्या है इसमें कि अगर निर्यात को बढ़ाना है तो सरकार क्या करती है, ठीक है। इसको यहाँ पे देख लेते हैं। पहले देख लीजिए यहाँ पे पहला बिंदु क्या है? पहला बिंदु यह है कि दे यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य, ठीक है, विनिमय मूल्य मतलब वही खरीदने की क्षमता अन्य मुद्रा की तुलना में जो जानबूझकर कम कर दी जाए तो उसे मुद्रा मुद्रा क्या कहते हैं? अवमूल्यन कहते हैं। अब ये करता कौन है? गवर्नमेंट करती है, ठीक है, सरकार करती है जानबूझ के। किसको? निर्यात को बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर मुद्रा की वैल्यू कम कर देंगे, ठीक है, तो खरीदने की क्षमता इंसान के पास क्या हो जाएगी? घट जाएगी। वो जल्दी सामान को क्या होगा? महंगा हो जाएगा, सामान खरीद नहीं पाएगा, सबके पास उतना पैसा रहेगा नहीं।
तो स्टॉक जो है ज़्यादा हो जाएगा किसी भी सामान का, उसके बाद सरकार क्या करती है, उसको एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, एक्सपोर्ट से क्या होगा, विदेशी मुद्रा उसके पास, सरकार के पास इकट्ठी होगी। ठीक है, तो अवमूल्यन जो है परिस्थितियों के अनुसार सरकार क्या करती है, स्वयं करती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे। ह्यूमस जो है इसका उदाहरण है मृदा संरचना का, क्रिस्टलाइड का, जैविक कोलाइड का, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उत्तर हो जाएगा सी। जैविक कोलाइड क्या होता है, देखिए कोलाइड सॉल्यूशन का आप उदाहरण देख सकते हैं, दूध, मिल्क, जिसमें क्या है, पानी में जो है पोटेशियम, कैल्शियम, फैट इत्यादि जो है क्या होते हैं, घुले होते हैं। ठीक है, सारे अम्ल हैं सब, बस जो है विटामिन सी छोड़ के। ठीक है, उसमें सारे जो है न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, तो कोलाइडल भी वैसे ही है। किसका कोलाइड है, देखिए ध्यान से समझिए। किसी भी मृदा में पाए जाने वाले सभी विच्छेदित कार्बनिक ह्यूमस को, ठीक है, क्या है ये, कार्बनिक क्या है, ह्यूमस है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ को, सॉरी, जो कार्बनिक पदार्थ उसमें विच्छेदित हुए हैं उसको क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस का निर्माण जो है विभिन्न पादप एवं जंतुओं में द्वारा होता है। ठीक है, जंतु जो सड़ गल जाते हैं, पेड़ पौधे सड़ गल जाते हैं, वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जब वो विच्छेदित होते हैं भूमि में तो उसी को क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे हम लोग चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है, ध्यान रखिएगा, पहचान नहीं रखता है, नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इलायची के उत्पादन की बात हो रही है, तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ये राज्य जो है इलायची के उत्पादन के लिए खास पहचान नहीं रखता है। ठीक है, इलायची के उत्पादन के लिए ये जो बाकी थे वो फेमस है। ठीक है, जिसमें आपका केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु दिख जाएगा। ठीक है, जो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार है, ये जो है जूट के उत्पादन के लिए फेमस है। किसके लिए, जूट के उत्पादन के लिए ये फेमस है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है, मीठी नदी की बात हो रही है, तुलसी झील, बिहार झील, पुवई झील, में से कोई नहीं, उत्तर हो जाएगा आपका बिहार झील से जो है मीठी नदी निकलती है। अब मीठी नदी पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए मीठी नदी की जो लंबाई है वो है आपके 18 किलोमीटर। उद्गम स्थल जो है बिहार झील है और माहिम क्रीम में मिल जाती है, यानी कि उसका जो अंतिम स्थिति है वो माहिम क्रीम में मिलने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। अरावली श्रेणियां, ठीक है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में अवस्थित है, आसान सा प्रश्न है। ठीक है, कुछ प्रश्न आसान भी आपके एग्जाम में आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि भैया जो तैयारी वारी किए हैं वो डिप्रेस ना हो। ठीक है, कुछ और कदम ना उठा लें, थोड़ा सा वो भी सवाल करें। तो जो पेपर का पैटर्न होता है एकदम लोअर, मीडियम और हाई तीनों रखा जाता है। ठीक है, ताकि सबको थोड़ा थोड़ा मिले मौका, और भाई होता उसी का है जो तीनों करता है। ठीक है, मतलब सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। बाकी जीने का मौका जो है सबको दिया जाता है कि भाई तैयारी किए हैं तो थोड़ा सा आप भी आए हैं तो कुछ सवाल करिए यहाँ पे। तो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन के हिसाब से ये सही है, बाकी अन्य पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए ध्यान समझिए, अरावली पर्वत श्रेणी पे, ठीक है, चर्चा कर लेते हैं। गुजरात के पालनपुर से लेकर, ठीक है, राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, गुजरात के पालनपुर से शुरू हो रहा है और दिल्ली में खत्म हो रहा है। 800 किलोमीटर की लंबाई है, राजस्थान और हरियाणा से भी ये गुजर रहा है। निर्माण कब हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था। इसका सर्वोच्च चोटी कौन सा है, गुरु शिखर है, 1722 मीटर। ठीक है, ये याद रखना है, गुरु शिखर है 1722 मीटर, माउंट आबू के पास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का विस्तार देखने को मिलता है। अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका, तो उत्तर ए हो जाएगा एशिया में। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा समझिए। ये जो वन है, ठीक है, वन जो है गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियां गिरा देता है, इसलिए इन्हें पतझड़ वाले मानसूनी वन भी कहते हैं। ठीक है, इस वन की खासियत क्या है कि गर्मी के में ही जो है अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, इसलिए जो है इन्हें वो पतझड़ वाले या मानसूनी वन भी कहते हैं। इनमें जो है साल, शीशम, सागवन, चंदन, महुआ इत्यादि देखने को मिलता है। इनकी लकड़ियां जो है क्या होती हैं,
मुलायम, मजबूत और टिकाऊ होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, हम लोग डिटेल में भी एनालिसिस कर रहे हैं। अगर उस बन से संबंधित और भी पॉइंट आपके बन के आएंगे एग्जाम में, तो आप आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो भाई डिटेल में एनालिसिस जरूरी है, क्योंकि ये सिंपल एग्जाम नहीं है। यहाँ पे जो है, जो भी प्रश्न बनता है वो उसके सापेक्ष कई परिप्रेक्ष्य को पूछा जाता है आपको एग्जाम में। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ये कठिन हो जाता है ग्रुप सी और ग्रुप डी की अपेक्षा। सरगासो समुद्र की विशेषता क्या है? ठीक है, अति ठंडा पानी, अति गर्म पानी, अत्यधिक लवणीय या अति विशिष्ट समुद्री वनस्पति। तो उत्तर जी हो जाएगा। ठीक है, अति विशिष्ट समुद्री वनस्पति जो है सरगासो समुद्र की क्या है? विशेषता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे जो उत्तरी अटलांटिक सागर में, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक सागर में 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और 35 से लेकर 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर में, ठीक है, स्थित शांत एवं स्थिर जल को क्षेत्र को क्या कहते हैं? सारगासो सागर कहते हैं। 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर में। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है एक खास किस्म की जो है, खास किस्म की मोटी घास पाई जाती है। ठीक है, पुर्तगाली भाषा में इसे क्या कहते हैं? सरगासो सागर कहते हैं। इसका नाम क्या है? इसलिए सरगासो सागर पड़ गया है। क्यों? क्योंकि इसको जो घास है, मोटी घास, इसको सारगैसम कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। मोटी जो घास मिली है इसको क्या कहते हैं? सारगैसम कहते हैं। इसीलिए इसको सरगासो सागर भी नाम पड़ गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है किसका? सोना का, तांबा का, जस्ता का, चांदी का। उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। मैक्सिको जो है सबसे बड़ा उत्पादक है वो है चांदी का। ठीक है, तो ये जो है आपका आज क्या रहा था? सेशन था। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए और अन्य लोगों को भी जोड़िए, ताकि जो है हम लोग और बढ़िया से तैयारी करें, थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।